बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा साल घर से बाहर होता था और मेरी अम्मा घर चलाती थी। मैं 3 नौकरियां करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा होने लगा कि अम्मा ने कहा कि अब तुम पैसे ना भेजा करो। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अम्मा ने कहा मैंने घर पर सिलाई सेंटर खोला है, अच्छी कमाई हो जाती है, अब मैं तुम्हें पैसे भेजूंगी। और इस दिन के बाद अम्मा ने मुझे पैसे भेजने शुरू किए और ऐसा ही चलने लगा। आखिर मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अच्छा कारोबार कर सकता, तो मैं बिना बताए घर को चल पड़ा। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। सिर्फ कहने को इकलौता था, वरना घर की सारी जिम्मेदारी के साथ साथ 4 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर थी। अभी मैं मैट्रिक इम्तिहानात से फारिग ही हुआ था कि मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। इस अचानक हादसे की वजह से मुझे अपनी तालीम को खैरबाद कहना पड़ा। हालांकि मुझे मजीद तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, मगर किस्मत मुझे अलग ही मोड़ पर ले गई। मैंने भी चुपचाप किस्मत के लिखे को कबूल कर लिया। कुछ अर्सा तो मैं अपने घर के पास ही मुख्तलिफ जगहों पर काम करता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, खर्च बढ़ते चले जा रहे थे। मैं इस सूरत हाल से सख्त दिल बर्दाश्त हो गया था। इसी परेशानी और मुश्किल में दिन कट रहे थे कि एक दिन मेरा एक कजन मेरे पास आया और मुझे कहा कि वो बैरूने मुल्क जा रहा है एक अच्छी नौकरी के लिए। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? मैंने कुछ देर सोचा, फिर हाँ कर दी। सच ये था कि मैं भी अभी जिंदगी से तंग आ गया था। रोज रोज की ख्वारी ने ज़हनी तौर पर बेहद थका दिया था। कुछ दिन लगे माँ और बहनों को मनाने में। बिलाखिर मुझे घर से इजाजत ही मिल गई। मैंने अपने सफरी दस्तावेजात जमा करवाए और अल्लाह का नाम लेकर सफर की तैयारियां करने लगा। अभी मैं इस सब में ही मसरूफ था कि एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आ गया। उम्र में तो वो मुझसे भी छोटी थी, मगर तमाम बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरी और उसकी सबसे ज्यादा बनती भी थी। मैंने लड़के की फैमिली से मिलकर फिलवक्त सिर्फ मंगनी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था और साथ मैं ये भी चाहता था कि जब तक उसकी शादी में वक्त है तब तक वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे। इन्हीं सब सोचों और उम्मीदों के साथ अपनों की दुआओं में मैं घर से एयरपोर्ट की तरफ निकल आया। जाने से पहले मैं अपने चचा के घर जाकर उनसे अपने घर वालों की देखभाल का वादा लेकर आया। मेरे लिए घर को बिना किसी मर्द की मौजूदगी के छोड़ कर आना बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अब एक फैसला कर लिया था और इसी पर कायम रहना था मुझे। मैंने सारी परेशानियों से वक्ती तौर पर छुटकारा पाने के लिए आंखें मूंद ली, सर सीट की पुश से टका लिया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होने लगा। मेरा नाम अरशद है। मैं एक मतवसत घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं न सिर्फ अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, बल्कि घर का सरबराह भी अब मैं ही हूँ। मेरी कहानी जिंदगी की कठिनाइयों से भरपूर है। मुझे अपनी फैमिली बहुत अजीज है और उनके आराम और सुकून के लिए मैंने अपने सुकून की कुर्बानी देने का फैसला किया। दिल पर पत्थर रख कर ही सही, मगर मैंने अपनी तालीम को खैरबाद कह ही दिया। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं, मगर जिंदगी की हर तलखी से वाकिफ हूँ। मैंने अपनी फैमिली को सुकून भरी छांव मुहैया करने के लिए खुद को कड़ी धूप में जलाया। मेरे लिए दिन बहुत मुशक्कत भरे थे। कभी कभी मैं सोचता था कि काश मैं अपना मुल्क छोड़कर दियारे गैर कभी ना आता, मगर बाज़ दफा हमें अनचाहे फैसले भी करने पड़ते हैं। मैंने भी किए। मैंने एक दिन में 3 नौकरियां तक की। एक वक्त की रोटी खाता और 2 वक्त की रोटी के पैसे बचा कर रख देता। मैंने अभी अपनी 4 बहनों की तालीम के खर्चात पूरे करने थे और उनके अच्छे घरों में शादियां भी करनी थी। इन सब के लिए मुझे अपनी जिंदगी के कई कीमती साल कुर्बान करने थे। मैंने भी हर चीज का प्लान बना कर रखा हुआ था, मगर मैं इस सब में ये भूल गया था कि हम जितने भी प्लान बना लें, वो सब किस्मत के सामने धरे के धरे रह जाते हैं। मेरी जिंदगी की काया भी इसी दिन पलट गई जब मेरी जिंदगी में एक नए शख्स की आमद हुई। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैं अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सामने ही मेरा कजन खड़ा था। हम दोनों साथ इटली जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उससे मुसाफा किया। कुछ देर के बाद हम मामूल की चेकिंग वगैरह से फारिग होकर जहाज में सवार हो गए थे। मेरा दिमाग अभी भी पीछे अपने घर में उलझा हुआ था। मैं परेशान था कि वो सब किस तरह रहेंगे। इसी परेशानी में डूबे डूबे मैं नींद की वादियों में उतर गया। वो एक अजीब रात थी। कभी यूं लगता कि वो सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं, मगर ये मुमकिन नहीं था।
वो सब हकीकी जिंदगी का ही एक बाप था। मेरी जिंदगी में आने वाली वो रात और वो औरत कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं वो पल कभी भुला नहीं पाया जिन पलों में वो मेरे साथ थी। वो बहुत खूबसूरत तो ना थी, मगर वो पुरकशिश जरूर थी। दुनिया वालों की नजर में ना सही, मगर मेरी नजर में थी। न जाने वो उसमें ऐसा क्या था कि मैं बेसाख्ता उसकी ओर खींचता चला गया। वो वहीं इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहती थी। कहने को वो बरतानवी शहरियत की मालिक थी, मगर लगती वो एशियाई थी। मेरी पहली बार उससे बातचीत एक सुपरमार्केट में शुरू हुई। वो इससे मेरी पहली मुलाकात थी। वो मेरे आगे अपनी ट्रॉली लेकर खड़ी थी और मैं ऐन उसके पीछे था। अगली बारी काउंटर पर उसी की थी, मगर वो अपने पर्स में बुरी तरह उलझी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया तो उसके चेहरे पर परेशानी रकम थी। मैंने उससे वजह पूछनी चाही, मगर मैं फिलवक्त वहाँ की जुबान से नाबलद था। तभी काउंटर पर मौजूद लड़के ने, जो कि एक इंडियन था, मेरी मदद करते हुए मुझे बताया कि वो लड़की अपना पर्स कहीं खो चुकी है। अब उसके पास ये सब खरीदने के पैसे नहीं। मैंने उसकी मुश्किल देखते हुए उसके मना करने के बावजूद अपना उसके साथ बिल भी अदा कर दिया। वो बेसाख्ता मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। बाहर आकर उसने मुझसे उर्दू में बात शुरू की तो मैं हैरान रह गया। तब उसने मेरी हैरान शक्ल देखते हुए मुझे बताया कि उसकी माँ पाकिस्तानी थी, इसलिए गुजारे लायक उर्दू उससे भी आती है। उसके साथ चलते चलते मैंने एक बात नोट की कि वो मेरे ही रूट पर चल रही है, और जब मैंने इस बाबत उससे पूछा तो उसने कहा कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है जहाँ तुम जा रहे हो। इस इत्तेफाक पर हम दोनों ही बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। उसने बताया कि वो एक स्टूडेंट है, उसका नाम महरीन है और वो करीब के कॉलेज में ही पढ़ती है। बातों बातों में उसने बताया कि वो एक मुस्लिम है और उसके वालिदैन भी मुसलमान हैं। अब हम तकरीबन रोज मिलने लगे थे। मैं अक्सर डायरी लिखा करता था, ये मेरी पुख्ता आदत थी। इस सफर में भी मेरी डायरी मेरे हमरा थी। मुकर्ररा वक्त पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। ये इटली का शहर वीनस था, प्यार करने वालों का शहर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने आसमान की तरफ देखा। ये एक नया मुल्क, एक अनजान शहर था। मैं अपने कजिन की मैयत में आगे बढ़ने लगा। बाहर आकर हमने टैक्सी ली। कुछ देर बाद हम एक विस्मांदा इलाके की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ हर तरफ अजीब बदमज़गी सी इमारतें बनी हुई थी। अजीब किस्म के लोग हर तरफ थे। एक लम्हे को मेरा दिल इस माहौल से घबराकर वापस चले जाने को चाहा। फिर आखिर मैंने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। ये एक बसीदा और खस्ता हाल इमारत थी। वो जो पुरसकून और तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब सजाकर मैं यहाँ आया था, वो सब चकनाचूर हो गया। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग निकलूं। वो लोग जो दियारे गैर के गुन गाते, इन सबको यहाँ लाकर बताऊं कि ये तो हमारे वतन से भी बदतर है। हर तरफ बदबू फैली हुई थी। ये सब देखकर मुझे जोर से अबकाई आने लगी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने आगे की तरफ कदम बढ़ाए। वह मुश्किल हम चौथी मंजिल तक पहुँच कर रुके। सामने ही हमारा फ्लैट था। हम अंदर दाखिल हुए तो वह धूल मिट्टी से अटा हुआ था। यूं लगता था कि गोया सदियों से यहाँ किसी का गुजर न हुआ हो। मैंने नाक पर रुमाल बांध लिया। मेरा कज़न भी मेरे जैसी ही कैफियत से गुजर रहा था। हमने हिम्मत करके आगे बढ़कर सफाई का काम शुरू किया। बिलाखिर चंद घंटों की मेहनत के बाद हम इसे माकूल सूरत में लाने में कामयाब हो गए। इस सब के बाद हम थकन से चूर हो गए थे। अभी हम कुछ खाने के बारे में सोच रहे थे कि हमारा पड़ोसी हमारे लिए एक ट्रे में कुछ सैंडविच और कॉफी लेकर आ गया। हमने वो जल्दी जल्दी खाकर उसका शुक्रिया अदा किया और लंबे तान कर सो गए, क्योंकि अगली सुबह हमें नौकरी की तलाश में भी जाना था। मैं आज अपनी शिफ्ट पूरी करके आ रहा था कि रास्ते में मुझे वो दिखी, गमगीन सूरत बैठी हुई। मैं उसके करीब गया और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है और इतनी परेशान क्यों है। तो उसने बताया कि उसकी माँ और बाप के बीच आज फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मैंने उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ आने को कहा और बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम नहीं उन्हें कुछ भी समझा सकते। उसकी बात सुनकर मैं उसे सवाए तसल्ली के कुछ ना दे पाया। फिर कुछ दिन वो मुझे नजर ही ना आई। मैंने उसकी एक दोस्त से उसके बाबत पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी माँ और बाप के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई है। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि वो बिना मुझे कुछ बताए कैसे चली गई, मगर वो मुझे बताती भी तो क्यों। आखिर हमारा कौन सा कोई रिश्ता था जो वो मुझे बता कर जाती। बहरहाल कुछ दिन मैं उसके बारे में सोचता रहा कि न जाने क्यों इस तरह वो अचानक यहाँ से चली गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद उसकी वजह उसकी माँ हो। इन्हीं दिनों मैंने एक और नौकरी करनी शुरू कर दी थी।
मैं एक दिन में 3-3 नौकरियां कर रहा था। इसके बावजूद खर्चे थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने न जाने कितनी बार बचत करने का सोचा ताकि इस बसीदा इलाके से किसी माकूल जगह रिहाइश ढूंढ सकूं, मगर हर बार ही कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता। अब भी मैं बचत का ही सोच रहा था कि खानदान में किसी की शादी का शोर उठा। घर वालों को एक माकूल रकम भेजनी पड़ी ताकि वो अच्छी तरह शादी में शिरकत कर सकें। गुजरते वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी। मैं मजीद नौकरियों की तलाश में पड़ गया। हर तरफ से जैसे मुश्किलात ने घेर लिया था। इन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन एक मेडिकल स्टोर के बाहर मुझे वो दिखी। मैंने उसे बेसाख्ता आवाज देकर रोक दिया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझसे मिलने के लिए मेरी तरफ आई। मैंने रस्मी सलाम दुआ के बाद उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप के बीच एक बार फिर उसको लेकर बहुत बड़ी बहस हुई। उसकी माँ चाहती है कि वो पढ़े और बाप चाहता है कि नौकरी करे। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है तो उसने कहा कि वो पढ़ना चाहती है और साथ में पार्ट टाइम कोई जॉब कर लेगी। फिर हम काफी देर तक बातें करते रहे। एक दिन वो मुझे अपनी माँ से मिलाने अपने घर ले गई। मैंने जब उसकी माँ से मुलाकात की तो वो मुझे बहुत जाने पहचाने लगी। मैं बावजूद कोशिश के पहचान न सका तो उनसे पूछ बैठा। मेरी बात सुनकर वो हंसते और बोले, मैं सालों से यहाँ रह रही हूँ और तुम अभी आए हो तो मुझे कैसे जान सकते हो। इनकी बात में दम था, मगर अगले बहुत से दिन उनका चेहरा मेरे याददाश्त से महव न हो सका। एक दिन मैं नाइट शिफ्ट से वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने आगे जाकर देखा तो एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की जमीन पर पड़ी करा रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़कर उसे हॉस्पिटल लेकर गया और इमरजेंसी में फौरन इत्तला कर दी। अगले कुछ घंटे मेरे कॉरिडोर में टहलते हुए गुजरे। सुबह के करीब डॉक्टर ने आकर मुझे इत्तला दी कि वो होश में आ गई है और आप अब उनसे मिल सकते हैं। मैं धड़कते दिल के साथ रूम में दाखिल हुआ। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोले, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज था। थोड़ी देर बाद वो आंखें मूंद कर लेट गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बहुत पुरकशिश थी। उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। वो बेपनाह हुस्न की मालिक थी। मेरी नजर उसके बालों पर ठहर गई। गोल्डन कलर की जुल्फें उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। मेरे इर्तिकाज से वो नींद में कसमकाई तो मैं पीछे होकर बैठ गया। वो जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। अगले दिन मैंने जॉब से छुट्टी कर ली। वो पूरा दिन उसकी देखभाल में गुजारा। वो मेरे अखलाक से काफी मुतासिर हुई। मैंने भी उसका ख्याल रखने में कोई कसर उठा न रखी। कुछ दिन बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई तो मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया। वो भी एक फ्लैट में रहती थी, मगर वो मेरे फ्लैट से कई गुना बेहतर था। मैंने उसको उसके कमरे तक पहुंचने में उसकी मदद की। फिर किचन में जाकर उसके लिए कुछ खाने को बनाया। शाम से पहले वो दवा लेकर सो गई। रफ्ता रफ्ता हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। उसका नाम नताशा था। वो धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी। मुझे उसके बिना रहना मुश्किल लगने लगा। एक दिन मैंने अपने दिल की बात उससे की तो उसकी तरफ से मुस्बत जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उसकी खातिर बचत करना शुरू कर दी। वो खुद भी जॉब करती थी और पढ़ाई भी कर रही थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की तारीख रख दी गई। माँ ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं ये सोचकर दुखी हो गया कि मुझे बिना बताए तारीख भी तय कर दी गई। बहरहाल बहन को बात करके उसे मुबारकबाद दी और दुआएं दी। मैंने नताशा को भी इस बारे में बताया। उसने सुनकर मुझे मुबारकबाद दी। हम रोज मिलने लगे। मैंने अब उसके साथ ही जॉब शुरू कर दी थी। हम साथ जाते और साथ वापस आते। एक दिन मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उसने हाँ भी कर दी। मैं अभी तक उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानता था। जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी कोई फैमिली नहीं, वो एक यतीम खाने में पली बड़ी है। उसकी बात सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और हमेशा उसका साथ देने का वादा किया। मेरा इरादा जल्द ही उससे शादी करने का था। इससे पहले कि मैं अपने घर वालों से बात करना चाहता था, मैं अम्मा को फोन करके सारी बात बताई तो अम्मा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। फिर उन्होंने जो बात मुझे बताई उसने मेरे इर्द गिर्द धमाके कर दिए। कितने ही दिन मैं अम्मा की बात पर यकीन करने की कोशिश में लगा रहा। कितने ही दिन मैंने दुआएं की कि काश ऐसा ना हो, मगर हकीकत वही थी जो मैंने सुनी थी। फिर मैंने एक अचानक फैसला किया और नताशा से शादी की तारीख की बात कर दी। उसने इतनी जल्दी करने की वजह पूछी तो मैंने उससे असल बात नहीं बताई। बहरहाल वो शादी के लिए राजी हो गई। मैंने अपने कजन और कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके बताया और शादी के इंतजामात करने को कहा। मेरा वो कजन मेरा बचपन का दोस्त भी था और मुझे उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था
कि वो किसी को बता देगा। मेरे दोस्तों ने मिलकर काफी अच्छा इंतजाम कर लिया था। अगले हफ्ते ही हमारी शादी हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशियों भरा दिन था, मगर मैं नहीं जानता था कि वो खुशियां वक्ती थी। मैंने फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था और नताशा भी मेरे साथ ही जाती थी। अभी मैं बमुश्किल ही खर्चे पूरे कर पा रहा था कि एक दिन अम्मा की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो पैसे उन्हें भेजा करता था उससे बचत करके उन्होंने एक सिलाई सेंटर खोल लिया है घर में, जिससे काफी अच्छी कमाई हो जाती है। तुम अब पैसे मत भेजना, बल्कि मैं खुद तुम्हें पैसे भेजा करूंगी और तुम भी कोशिश करके जल्द वहाँ से वापस चले आना। मैं उनकी बात सुनकर हैरत में पड़ गया। चलो, खर्चे की तरफ से मेरी परेशानियां एक हद तक कम हो गई, मगर वापस आने की बात मेरे लिए परेशान कुन थी। फिर कुछ दिन की सोच विचार के बाद मैंने एक फैसला किया कि जितने भी पैसे जमा हुए थे उसे लेकर मैं पाकिस्तान जाकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। मगर मैं नताशा को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता था, और अगर उसे साथ लेकर जाता तो अम्मा से क्या कहता। मैं दोहरी मुश्किल में फंस गया था। सोच सोचकर मेरा दिमाग फट रहा था, कोई हल नहीं समझ आ रहा था। तभी मैंने नताशा को सारे सूरत-ए-हाल बताने का फैसला किया, क्योंकि आज न सही कल तो मुझे वापस जाना ही था और नताशा को साथ लेकर ही जाना था। मेरी सारी बात सुनकर उसने मुझे कहा कि फिलवक्त मैं चला जाऊं, जब हालात ठीक हो जाएं तो उसे भी ले जाऊं। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मजबूरी में मुझे ये फैसला करना पड़ा। मैं अगले हफ्ते ही वापसी की टिकट बुक करवाई और जाने की तैयारी करने लगा। इस दिन मेरी रवानगी थी। मैं एक लंबे अरसे के बाद वतन वापस आ रहा था, मगर नताशा की वजह से काफी उदास भी था। वो भी दुखी नजर आ रही थी। मेरे सारे दोस्त मुझे मिलने आए थे, मगर इस सब में से एक शख्स को भूल गया था, और वो थी महरीन। यहाँ तक कि मैं उसे अपनी शादी में बुलाना तो दूर की बात, अपनी शादी की इत्तला तक न दे सका, और वो भी मुझे अरसा हुआ कहीं दिखी नहीं थी। न जाने कहाँ चली गई थी। मैंने अपने कजन से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उससे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अरसा हुआ उसे किसी ने नहीं देखा। पता नहीं क्यों, मगर आज वो अचानक मुझे याद आई थी। न जाने कहाँ चली गई थी। इन्हीं सोचों में उलझा उलझा मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। मेरा कजन मेरे साथ मुझे छोड़ने आया था। एयरपोर्ट पहुंचकर अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैंने उससे कहा कि नताशा का ख्याल रखना और महरीन के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं सारा साल घर से बाहर होता था और मेरी अम्मा घर चलाती थी। मैं 3-3 नौकरियां करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा होने लगा कि अम्मा ने कहा कि अब तुम पैसे न भेजा करो। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अम्मा ने कहा कि मैंने घर पर सिलाई सेंटर खोला है, अच्छी कमाई हो जाती है, अब तुम पैसे भेजना छोड़ दो। और उस दिन के बाद अम्मा ने मुझसे पैसे लेना छोड़ दिए और ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अच्छा कारोबार कर सकता, तो मैं बिना बताए घर को चल पड़ा। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने ही वो और उसकी माँ बैठे थे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी वो यूं मेरे घर में बैठी होंगी। जिसके बारे में मैं सोच सोचकर परेशान हो गया था, वो तो यहाँ मेरे घर में मेरे सामने बैठी थी। मुझे कुछ पल को तो समझ न आया कि क्या करूं, मगर जैसे जैसे मेरे हवास बेदार होने लगे, मेरे दिमाग में सवालात की भरमार होने लगे। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि वो मेरे घर में क्या कर रही थी, आखिर वो यहाँ पहुंची किस तरह, और तो और उसकी माँ और बाप वहाँ क्यों हैं। आखिर क्या बात है कि वो यहाँ मौजूद है। क्या उसने मेरे घर वालों को नताशा के बारे में कुछ बताया तो नहीं, क्योंकि वो भले नताशा और मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी, मगर हमारे प्रपोजल के बारे में जरूर जानती थी। वो महरीन थी जो इतने दिनों से गायब थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यूं मुझे मेरे ही घर में मिलेगी। अभी मैं इन सब में ही उलझा हुआ था कि उसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर घबराहट के तासुरात देखकर उसे शायद मेरी परेशानी का अंदाजा हो गया था। तभी वो मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली समेत मेरे घर वालों से रुखसत लेकर चली गई। मैं अभी भी सत्ते में था। खैर, फिलहाल के लिए तो बला टली थी। मैं आगे बढ़ा और अपने घर वालों से मिलने लगा। मैं एक लंबे अरसे बाद उन सब से मिल रहा था। मेरी माँ की आंखों में बात बात पे आंसू आते जा रहे थे। मैं उन्हें चुप करवाने लगा, मगर मेरा जहन सिर्फ एक ही उलझन में था कि कहीं उसने मेरे घर वालों से कुछ कह तो नहीं दिया। वो उन्हें किस तरह जानती है। इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए मुझे सुबह तक का इंतजार करना था। अगली सुबह होते ही मैं उसकी तलाश में निकल गया। मुझे जरा अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ रहती है। उसका कोई अता पता भी मेरे पास ना था,
ना कोई राब्ता नंबर था। मैं उसे ढूंढता तो आखिर कहाँ ढूंढता। बिलाखिर पूरे दिन की तलाशी के बाद मैं आखिर थक हार कर घर लौट आया। शाम होते ही मैंने माँ से पूछने का फैसला किया। खाने से फारिग होकर मैंने माँ से बातों बातों में जिक्र किया तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने बताया कि वो मेरी खालाजाद है और वही मेरी बचपन की मनकूहा भी है। मैं एकदम परेशान हो गया। वो मेरी मनकूहा थी और मुझे पता भी नहीं चला। कुछ अर्सा पहले, मेरी शादी से कुछ दिन पहले, माँ ने मुझे कॉल करके ये तो बताया था कि मेरा निकाह बचपन में ही एक कजन से हो गया था। इस वक्त मैंने ये नहीं पूछा था कि वो कजन कौन थी, मगर इसके बावजूद मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि वो कजन महरीन होगी। क्या पता उसे भी सबके बारे में ना पता हो, मगर उसके रवैये से लग तो नहीं रहा था कि वो मुझे वहाँ देखकर हैरान हुई थी। इन्हीं सोचों में घिरे मुझे नींद आ गई। अगली सुबह माँ के बताए गए पते पर जाने के लिए मैं घर से जल्दी निकल आया। कुछ देर की तलाशी के बाद बिलाखिर मैं पता ढूंढने में कामयाब हो ही गया। अब मैं उनके दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी की आने की आवाज आई और उसके साथ ही दरवाजा खोल दिया गया। खोलने वाली ने जब मुझे दरवाजे पर खड़े देखा तो एकदम हैरान हो गई। फिर साइड पर होकर रास्ता देते हुए बोली कि अंदर आ जाओ। मैं उसकी तकलीफ में उसके पीछे चलने लगा। अंदर एक कमरे में जाकर उसने मुझे बैठने को कहा और खुद भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और बात शुरू की। क्या तुमने मेरे घर वालों को मेरी शादी के मुतालिक बताया है? मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुरा दी। मेरी आवाज में साफ अंदेशे बोल रहे थे। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, ना ही बताऊंगी। मैं उसका जवाब सुनकर पुरसुकून हो गया और फिर उससे सबसे अहम सवाल करने लगा कि तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी कजन और बचपन की मनकूहा हो। तो उसने कहा कि वो इस सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी और ये बात बहुत पुरानी बात है, इस पर बात करके क्या फायदा। अब जब उससे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था तो मैंने भी अम्मा से बात करने का फैसला किया। जब अम्मा नहीं मानी तो मैंने उन्हें मेरी और नताशा की शादी के बारे में बता दिया। फिर कुछ वक्त के बाद मैंने नताशा को वापस लाने का फैसला किया। इस सब में काफी वक्त लग गया। वो यहाँ आकर काफी खुश थी। उसने जिंदगी में कभी फैमिली नहीं देखी थी। वो नहीं जानती थी कि फैमिली का एहसास क्या होता है, इसीलिए वो बहुत जल्द यहाँ घुल मिल गई थी। अम्मा भी उससे मुतासिर नजर आ रही थी। वो थी ही ऐसी दिल मोह लेने वाली। कुछ दिन बाद मेरी बहन की शादी थी। मैं अपनी लाडली बहन की शादी बहुत शानदार तरीके से करना चाहता था। नताशा भी हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आया तो मैं यहाँ कारोबार सेट करने था, मगर इन सब में वक्त ही ना मिला और अब शादी की मसरूफियात भी सर पर आन पड़े। इन्हीं दिनों मेरा कजन भी वापस आ गया। वो मेरी बहुत मदद कर रहा था। शादी के तमाम इंतजामात वही संभाल रहा था। आज मेरी बहन की शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मैं बहन से मिलने उसके कमरे में गया तो वहाँ उसके पास ही महरीन बैठी थी। उसने एक नजर उठाकर मुझे देखा और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गर्दन मोड़कर उसे बाहर जाते देखा और सोचने लगा कि कैसी अजीब लड़की है। ये एक बार भी शिकवा नहीं किया मुझसे, वरना ऐसी सूरत हाल में लड़कियां तो बहुत वावेला करती हैं। खैर, बहन से मिलकर और उसे शादी का तोहफा देकर मैं बाहर आ गया। हर तरफ शाम के साए बिखरे हुए थे। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैंने मुड़कर देखा, वो नताशा थी। मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने उसे साथ बैठने की जगह दी और उससे बातें करने लगा। मैं नताशा के साथ काफी खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। वो दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। 2 दिन बाद वलीमा था। वो हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मुझे उसके इस रवैये से उलझन हो रही थी। वो ऐसा पेश आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हैरत की बात तो ये थी कि अम्मा भी मुझे कुछ नहीं कह रही थी। उन्होंने नताशा को भी कबूल कर लिया था। मेरा इरादा अब यहीं रहकर कुछ करने का था। मैंने माँ से बात करके कारोबार शुरू करने का सोचा। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ माँ और नताशा ने दे दिए। मैंने अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद मेरा काम चलना शुरू हो गया। जिंदगी एक नए रुख पर मुड़ गई। सब सही चल रहा था कि एक दिन अचानक महरीन आ गई। वो अलविदा कहने आई थी। उसने बताया कि वो वापस अपने वालिदैन के साथ इटली जा रही है और अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर मैं और परेशान हो गया। अगले दिन मैं उससे मिलने उसके घर गया तो वो घर पर ही मौजूद थी। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सोचा है आगे का, वो इस निकाह के बारे में क्या सोचती है। उसने कहा कि वो बड़ों का फैसला था जो हमारे बचपन में किया गया, मगर अब हम बड़े हो चुके हैं
तुमने भी अपना घर बसा लिया है और मेरी भी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं। यूँ इस रिश्ते से तुम चाहो तो हम नताशा के इल्म में लाए बगैर इस मामले को खत्म कर सकते हैं। इसकी पूरी बात सुनकर मैंने उससे कहा, मगर अम्मा नहीं मानेगी। उनकी फिक्र मत करो, उनसे मैं खुद ही बात कर लूंगी। मेरी बात सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी मुतमईन होकर घर चल दिया। अगले दिन वो हमारे घर आई और माँ के कमरे में बैठकर काफी देर न जाने उनसे क्या बातें करती रही। फिर जब वो माँ के साथ बाहर निकली तो उसके चेहरे पर सब ठीक है का साइन था। मैंने माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में मेरे लिए शिकवा झलक रहा था। मैंने नजरें चुरा ली। फिर उसके जाने से पहले पहले मैंने तलाक का इंतजाम कर लिया और ये मरहला भी अपने इंजाम को पहुंचा। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं एक तवील मुसाफत तय करके आया हूँ। मैंने देखा मेरी माँ अब भी सालों पुराने रिश्ते को तोड़ने पर दुखी थी। और रही बात मेरी, तो मेरा दिल मुझे क्या कह रहा था मुझे इसकी बिल्कुल भी खबर न थी। वो आज जा रही थी। हम सबसे मिलकर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था। सारे रास्ते हमारे बीच कोई बात न हुई। मुझे यूं लग रहा था जैसे उसके वालिदैन भी मुझसे खफा से हैं। मैं उनसे बात करने की हिम्मत ही न कर पाया। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर उनका सामान उतारने में मदद करने लगा। इस सब से फारिग होकर वो अंदर बढ़ने लगे तो वो रुकी और एक कागज मेरे हाथ में थमाया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है, और फिर वो अंदर की तरफ चली गई। मैं वापसी के लिए मुड़ा और गाड़ी में बैठकर वो कागज खोला तो उसमें एक खत दर्ज था। मैंने पढ़ना शुरू किया तो लिखा था, जब तुम ये पढ़ रहे होगे इस वक्त मैं तुमसे बहुत दूर जा रही होंगी। मैंने जब पहली बार इटली में तुम्हें देखा था मैं तभी पहचान गई थी। हम 20 सालों से पाकिस्तान नहीं आए थे, मगर तुम्हारी माँ से हम राब्ते में रहते थे। वो गाहे बगाहे तुम्हारी तस्वीरें भेजती रहती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि तुम इटली आ रहे हो, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इटली में किस शहर में आओगे। फिर जब मैंने तुम्हें वेनिस में देखा और खाला से भी पूछा तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये तुम ही हो। मैं शुरू से जानती थी कि तुम मेरे कजन हो। और रही बात निकाह की, तो ये बात भी मुझे पता चल गई थी, देर से ही सही, मगर माँ ने बता दिया था। हम तकरीबन रोज मिलने लगे थे। तुम इन मुलाकातों को दोस्ती का नाम देते थे और मैं मोहब्बत का देने लगी थी। तुम्हारे साथ गुजरे सारे लम्हे मुझे हमेशा याद रहेंगे। मुझे याद है एक दिन तुम मेरे पास आए, तुम बहुत परेशान थे। उस वक्त मैंने तुम्हारी परेशानी की वजह पूछी तो तुमने बताया कि तुम्हें एक जॉब की जरूरत है। नैन्सी मेरी दोस्त थी, वो जहाँ काम करती थी वहीं मैंने तुम्हें लगवा दिया। तुम एक दिन में 3-3 नौकरियां करते थे। फिर एक दिन मेरे माँ बाप के बीच सख्त झगड़ा हो गया। हम दूसरे शहर चले गए और मैं तुम्हें बिना बताए वो शहर छोड़ गई। जब वापस आई तो पता चला कि तुम मुझे तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हें नताशा के साथ देखा। तुम शायद नहीं जानते हो कि नताशा मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है। मैंने उससे वादा लिया था कि वो तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताएगी। वो सिर्फ इतना जानती है कि मैं तुम्हारी कजन हूँ। निकाह वाली बात उसे कभी नहीं पता चलनी चाहिए। उसने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। मैं चाहती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखो। यहाँ आकर तुमसे तलाक लेना ये सब मेरा अपना जाती फैसला है और यही बहुत से लोगों के लिए बेहतर है। मैं बेशक तुमसे मोहब्बत कर बैठी, मगर मुझे जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला किया। शायद मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर आगे बढ़ जाऊँ, मगर फिलवक्त में इस माहौल से दूर जाकर अपने दिल के जख्म को भरना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे ये सब छुपाने पर माफ कर दोगे। इसका खत पढ़कर मैं गंग रह गया। वो सब जानती थी, मगर उसने कभी मुझे एहसास तक न होने दिया। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली। मैं कितनी ही देर इस खत के हिसार में रहा और नताशा इसके इतने करीब थी और मुझे पता न चला। इस वक्त मैं खुद को दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान समझ रहा था, मगर मेरा दिल इस मामले में मुझे क्या कहता है ये मैं नहीं जानता था। बस गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी याद मेरे दिलो दिमाग में नक्श होकर रह गई थी और मैं जानता था कि ये अब कभी नहीं मिटने वाली। और यही मेरी कहानी का इख्तिताम था, आसूदा होकर भी ना आसूदा रहना। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।